फिर शीट के अंदर दोनों क्वेश्चंस है ना। डेफिनेट इंटीग्रेशन को शुरू करते हैं। देखो डेफिनेट का मतलब ही क्या है कि जो चीज फिक्स हो। डेफिनेट का मतलब ही क्या है, जो चीज फिक्स हो, है ना, एग्जैक्ट निकले। तो ये इंटीग्रेशन ऐसा है जो एग्जैक्ट निकलेगा। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर हमें वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या निकल के आएगी, एक फिक्स वैल्यू निकल के आएगी। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? डेफिनेट इंटीग्रेशन का रिप्रेजेंटेशन होता है ए से लेके बी तक, यहाँ पे लिमिट्स लिखता है एफ एक्स डी एक्स, ये लिखता है लिमिट क्या है, सॉरी लिमिट बोल रहा हूँ, ए से लेके बी तक एफ एक्स डी एक्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम ए से लेके बी तक, इसको समझो ये एक्स की लिमिट्स है, बोल रहा है अगर ए से लेके बी तक अगर हम क्या करना चाहते हैं, ये तो लोअर लिमिट एक्स, ये ए को हम क्या बोलते हैं, ए को बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और इसको हम क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। ये होती है तुम्हारी अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, और ये क्या होती है, अपर लिमिट होती है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो कहता है कि ये जो इंटीग्रेशन निकल के आएगा, ये एक कांस्टेंट वैल्यू निकल के आएगी, ये एक स्केलर निकल के आएगा, ये एक फिक्स्ड वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। अब ये कांस्टेंट एक्चुअली में होता क्या है ये समझते हैं, ये कांस्टेंट एक्चुअली में होता क्या है ये बात समझते हैं। अब देखो वैसे तो ना ये बहुत कंसेप्ट वाइज ये बहुत क्या बोलते हैं, बहुत बारीक चीज है, तो मैं कोशिश करता हूँ तुम्हें इस चीज का मतलब समझाने की। तो थोड़ा सा दिमाग खोलना, वैसे तो अगर हम सीधा करें तो ये सब पेपर में तो कहीं नहीं पूछता है, पर थोड़ा सा मतलब अगर समझे, मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ इस तरीके से समझाने की, इतना डिटेल में मैं कभी समझाता नहीं, पर अब की बार मैं एक बार थोड़ी सी ट्रायल मारता हूँ, ठीक है। देखो अगर मैं तुमको एक चीज ये बोलूं कि भाई मान लो x की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, अगर मैं क्या बोलूं x की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, और fx दिया हुआ है मैंने तुम्हें, क्या fx दिया हुआ है मैंने तुम्हें एक्स स्क्वायर, मैंने तुमको कहा कि समेशन करो, फंक्शन का सम करो फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 से 3 fx का या एक्स स्क्वायर का fx का। इसका मतलब क्या होगा, समेशन x इज इक्वल टू 1 से 3 fx, इसका मतलब क्या होगा, ये देखो इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर तुम x की वैल्यू यहाँ पे 1 रख दो तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ 1 हो जाएगा। x की वैल्यू अगर तुम 2 रख दो तो ये क्या बन जाएगा, f ऑफ 2 बन जाएगा, और x की वैल्यू अगर तुम 3 रख दो तो ये क्या बन जाएगा, f ऑफ 3 बन जाएगा। और तीनों चीजों को अगर हम जोड़ दें, अगर तीनों चीजों को हम जोड़ दें, f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 3, x की वैल्यू अगर यहाँ पे मैंने 1 रख दी, x की वैल्यू यहाँ पे अगर मैंने 2 रख दी और 3 रख दी, तो ये सम कितना आ जाएगा, ये सम आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, है ना। ये कितना आ गया तुम्हारा, 9 4 13 और 1 14, यानी कि हमने फंक्शन का सम कर दिया जब x की वैल्यू 1 2 3 है, ठीक है। ये हो गया समेशन। अब क्या कहते हैं ना कि इंटीग्रेशन का मतलब भी सम करना ही होता है ना, हमने यही सुना है और देखा भी है, इंटीग्रेशन का मतलब भी क्या है, सम करना ही है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि मान लो 1 2 3 यहाँ पे तो डिस्क्रीट वैल्यू है, x की वैल्यू 1 के बाद 2 है, फिर 2 के बाद 3 है। मान लो मैं ये कह रहा हूँ कि x की वैल्यू जो है ना वो 1 से लेके 2 तक सारी है, यहाँ पे x की वैल्यू 1 और यहाँ पे 3 है, सॉरी x की वैल्यू 1 से लेके 3 तक सारी की सारी वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज है। अब मैं कह रहा हूँ कि मान लो फंक्शन दिया हुआ है तुम्हें एक्स स्क्वायर, अब तुम मेरे को फंक्शन का सम करके दिखाओ 1 से लेके 3 तक। अब 1 से लेके 3 तक के इंटरवल में कितनी वैल्यूज हो जाएंगी, इनफाइनाइट वैल्यूज हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। 1 से लेके 3 तक x की कितनी वैल्यूज है, इनफाइनाइट वैल्यूज है। तो अगर x की वैल्यूज तुम यहां पुट करते जाओगे तो हमें तो पूरी जिंदगी लग जाएगी। क्या इनफाइनाइट वैल्यूज को रख के हम उनका सम कर पाएंगे, वो तो नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो हम ये सम तो नहीं कर पाएंगे, तो इसका मतलब फिर हमें कोई ऐसा तरीका चाहिए जो इसका सम मुझे डायरेक्टली करके दे दे। तो फिर इंटीग्रेशन आया, तो हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट 1 मान के अपर लिमिट 3 मान के एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर देते हैं, और हम कहते हैं कि ये जो वैल्यू निकल के आएगी ये वो सम निकल के आएगा। अब इसका लूप होल भी मैं खुद ही बताऊंगा तुम्हें, तुम्हें शायद समझ नहीं आएगा कि इसमें दिक्कत क्या है। इस बात में जो दिक्कत है वो भी मैं अभी तुम्हें समझाता हूं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पे जाऊंगा। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन अगर हम देखें, मतलब हम ये सोचें कि ये इंटीग्रेशन एक्चुअली में देता क्या है। अगर मैं थोड़ी सी ये बात करूं तो ये जो इंटीग्रेशन है डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन मान लो तुमने ए से लेके बी तक फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दिया और यहां पे कोई वैल्यू निकल के आ गई, ये चीज क्या आई, ये चीज क्या आई। तो हाँ तुमने एक चीज देखी होगी, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व एफ एक्स, यही बोलते हैं। यानी कि अगर ए से लेके बी तक हमने फंक्शन का इंटीग्रेशन किया तो मुझे क्या मिलेगा, एरिया अंडर द कर्व मिलेगा। यानी कि फंक्शन का ए से लेके बी तक इंटीग्रेशन कर दो तो क्या मिलता है कि ए से लेके बी तक फंक्शन ने जो एरिया कवर किया है वो मिल जाएगा, यही पढ़ा है। मान लो ए से लेके बी तक जो हमारा फंक्शन है वो कुछ ऐसा है, ये हमारा फंक्शन है, ये है, ठीक है। तो अगर ए से लेके बी तक हम फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए से लेके बी तक अगर फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये सारा एरिया मिल जाएगा। तो ये एरिया तुम देख पा रहे हो, ये एरिया मिल जाएगा, ये क्या मिल जाएगा, ये सारा एरिया। अब वहां पे तो हम क्या बोल रहे हैं, वहां पे तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे मुझे क्या मिला, फंक्शन की वैल्यूज का सम मिला, कि हमने सारी वैल्यूज रख रख के देखी और उनका सम कर दो तो ये इंटीग्रेशन मिलेगा। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि फंक्शन का सम नहीं हुआ। देखो फंक्शन की वैल्यूज तो कौन सी होंगी तुम समझो, फंक्शन की वैल्यूज तो यहाँ दिख रही है तुम्हें सिर्फ, भाई इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन ने वैल्यू यहाँ ली तो एक वैल्यू तुमने ये उठाई, फिर दूसरी मान लो इसके एकदम साथ है तो दूसरी वैल्यू तुमने ये उठाई, तीसरी वैल्यू ये उठाई, इन सारी वैल्यूज को जोड़ दूं, ये जो वाई एक्सिस पे वैल्यूज दिख रही हैं, तो हम यहाँ पे तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो सम आएगा ये इन सारी वैल्यूज का आएगा जो फंक्शन ने ली है। और यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ये नहीं आएंगी वैल्यूज, ये नहीं आएगा, ये जो बीच में एरिया दिख रहा है ये आएगा।
ये क्या आएगा, ये जो बीच का एरिया दिख रहा है ये आएगा। तो क्या ये दोनों बातें अलग अलग नहीं हो गई? वहां तो हम कहना चाह रहे हैं कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि फंक्शन की वैल्यूज को जोड़ना है, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि क्या होगा, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो एरिया दिख रहा है वो होगा। तो ये दोनों चीजें फिर अलग अलग कैसे हो गई? इन चीजों को एक जगह लाके जोड़ा कैसे जाएगा? अब इसके पीछे एक कंसेप्ट है, देखो इसके पीछे एक छोटा सा कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है? इसको हटाते हैं यहाँ से। तो इस चीज को हमें क्या कर देगा, मैच करा देगा, और हमारी जो ये दुविधा है, ये दुविधा भी मैंने तुम्हारे दिमाग में खुद ही पैदा की है, तो इस दुविधा को खत्म भी करते हैं। तो हमारे पास एक टॉपिक आता था, आजकल तो सीबीएसई ने उसको रिमूव कर दिया 12वीं क्लास में, इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम। 12वीं क्लास में भी आता है, नहीं सॉरी बीएससी में भी आता है, रीमान इंटीग्रेशन करते हैं ना, इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम। सुना ये टॉपिक? ये क्या करता है इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम? क्या कहता है देखो, वो कहता है कि मान लो एक फंक्शन दिया हुआ है, सपोज मान लो एक फंक्शन दिया हुआ है सपोज, ठीक है, वही फंक्शन बना लेता हूं जो पीछे बनाया था। ये मान लो ये फंक्शन है तुम्हारा, यहाँ पे x की वैल्यू a है और यहाँ पे x की वैल्यू b है, ये है। तो x की वैल्यू a और x की वैल्यू अगर b लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, a से लेके b तक का इंटीग्रेशन कर देंगे, है ना। तो वो क्या कहता है कि तुम क्या करो, छोटे छोटे पार्टीशन बनाओ, छोटे छोटे क्या बनाओ, पार्टीशन बनाओ, है ना। क्या कहता है, a के बाद a प्लस एच ले लो, ए के बाद क्या ले लो, ए प्लस एच। मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ, बहुत छोटे पार्टीशन है, ठीक है। ए के बाद ए प्लस एच ले लो, फिर ए के बाद ए प्लस टू एच ले लो। एच एच के डिफरेंस पे, एच के डिफरेंस पे क्या ले लो, एच के डिफरेंस पे क्या ले लो, ये इंटरवल बना लो छोटे छोटे, इनको हम क्या बोलते हैं, पार्टीशंस बोलते हैं। ये एक पार्टीशन, ये दूसरा पार्टीशन, फिर ए प्लस थ्री एच पे बना लो। ऐसे करते करते जो लास्ट पार्टीशन बनाओ वो किस पे बनाओ, ए प्लस एन माइनस वन एच पे बनाओ, ए प्लस एन माइनस वन एच पे बनाओ। ये पार्टीशन बना लिए। अब वो क्या कहता है, देखो तुम्हें ये एरिया ही तो निकालना है। पहले हम इस सेंस में बात कर रहे हैं, फिर इस चीज को मैं इससे मैच कराऊंगा, ठीक है। पहले हम इस सेंस को जस्टिफाई करते हैं कि एरिया निकल कैसे रहा है, ठीक है, और फिर हम इस चीज को मैच कराएंगे इस बात से कि भाई वैल्यूज रख के भी समी आ रहा है, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, हम बोले कि ये जो इंटरवल्स बनाए ना तुमने, यहाँ से छोटी छोटी स्ट्रिप्स बना लो, यहाँ से छोटी छोटी क्या बना लो, स्ट्रिप्स बना लो। एक स्ट्रिप ये बना ली, है ना, फिर मान लो एक इसके पास बना ली, एक स्ट्रिप ये बना ली तुमने, वर्टिकल स्ट्रिप बोलते हैं इनको, है ना। फिर एक स्ट्रिप मान लो तुमने इसके आगे बना ली, फिर एक स्ट्रिप तुमने और इसके आगे बना ली। ऐसे करके तुमने अलग अलग स्ट्रिप्स बना ली, छोटी छोटी, एकदम छोटी छोटी। अब वो कहता है कि मान लो तुम इन स्ट्रिप्स का एरिया निकाल लो सारियों का, क्योंकि ये सारी की सारी क्या बन गई, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स बन गई। देखो यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये हमने क्या बना ली, छोटी छोटी ऐसे करके रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स बना ली, ठीक है। अब इन रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स का सबका एरिया अगर तुम निकालो, अगर इन रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स का तुम सबका एरिया निकाल दो, और अगर इन सारी स्ट्रिप्स का एरिया जोड़ दो, अगर इन तुम रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स का एरिया निकालो और सारी स्ट्रिप्स का एरिया जोड़ दो, तो क्या ये सारा एरिया नहीं आना चाहिए? अब एक दिमाग में बात ये आती है कि सर ये जो छोटी सी ट्रायंगल बन गई, इस एरिया का क्या हुआ? तो ये बहुत एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यू होती है, तो इस एरिया को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, मतलब बहुत ही छोटा है, ठीक है। जो यहाँ पे हम ये एच मान के चल रहे हैं, ये एक्सट्रीम, मतलब ये एच अप्रोचेस टू जीरो है, इतनी छोटी विड्थ ली है, 0.0000 टाइप की विड्थ ली है। तो ये जो ऊपर के एरियाज है हमने इग्नोर कर दिए, हम कहते हैं स्ट्रिप्स का एरिया जोड़ लो बस। अब एक बात बताओ, जो ये पहली स्ट्रिप है, ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की क्या निकालो, हाइट निकालो। जो पहली वाली स्ट्रिप तुम्हें दिख रही है, ये वाली स्ट्रिप यही है। इस स्ट्रिप की हाइट कितनी है, इस स्ट्रिप की हाइट क्या एफ ऑफ ए नहीं है? यहाँ पे फंक्शन ने जो वैल्यू लिया वो इसकी हाइट है, और इसकी विड्थ क्या है, और इसकी विड्थ क्या है, इसकी विड्थ है एच, है ना, क्योंकि ये सारी एच एच विड्थ की तो है, एच एच जुड़ता जा रहा है। तो इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है तुम्हारी एच, सॉरी एफ ऑफ ए, और इसकी विड्थ कितनी है, एच है। यानी कि अगर पहले वाली चीज मैं देखूं तो इस पहली वाली स्ट्रिप का एरिया कितना बनेगा, पहली वाली स्ट्रिप का एरिया बनेगा एफ ऑफ ए इंटू एच, ये बनेगा, बताओ। फिर प्लस में अगर दूसरी स्ट्रिप देखें तो दूसरी वाली स्ट्रिप क्या बन रही है, दूसरी वाली स्ट्रिप ये बन रही है, दूसरी वाली स्ट्रिप क्या बन रही है, ये बन रही है, ये दूसरी वाली स्ट्रिप है। इस स्ट्रिप की हाइट कितनी बनी, देखो ये छोटी वाली हाइट देखोगे, बड़ी वाली मत देख लेना, पीछे की तरफ से देखो। तो इसकी हाइट है एफ ऑफ ए प्लस एच, विड्थ तो इसकी भी कितनी है, विड्थ तो इसकी भी एच ही है ना। ऐसे ये स्ट्रिप्स चलती जाएंगी सारी की सारी, और प्लस में क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच। और ये तो लास्ट वाली की, जो लास्ट वाली स्ट्रिप आएगी वो इसी से तो बनेगी। लास्ट वाली स्ट्रिप और बना के दिखा देता हूँ, लास्ट वाली स्ट्रिप इससे बनेगी, तो एफ ऑफ ए एन माइनस वन एच है, ये बनेगी, ये वाली स्ट्रिप बनेगी तुम्हारी ये। तो इसकी हाइट कितनी है, एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच। इस पॉइंट पे फंक्शन ने जितनी वैल्यू ली है, तो इस पॉइंट पे फंक्शन वैल्यू कितनी लेगा, एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, और इंटू में हाइट कितनी है, सॉरी विड्थ कितनी है, एच है, ये बन जाएगी। तो ये एरिया निकल गया सारा का सारा, ए से लेके बी तक ये फंक्शन का क्या आ गया, इंटीग्रेशन आ गया एफ एक्स डी एक्स। पर एक इसके अंदर छोटा सा खेल है, थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा, इसके अंदर एक छोटा, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, ए से लेके बी तक एफ एक्स डी एक्स आ गया, ये आ गया। पर एच हमने क्या लिया है, एच हमने क्या लिया है, एच हमने लिया है एक्सट्रीमली स्मॉल, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी स्ट्रिप लोगे, अगर बहुत बड़ी स्ट्रिप ले ली तो ये एरिया सोचो, ये नेग्लेक्ट करने लायक नहीं बचेगा। जो ऊपर ट्रायंगल का एरिया तुमने इग्नोर किया है, अगर तुमने बड़ी स्ट्रिप ले ली ना तो वो एरिया बहुत सिग्निफिकेंट हो जाएगा, और वो एरिया सिग्निफिकेंट होगा तो उसको इग्नोर नहीं कर पाओगे फिर। तो एच को हमें जितना स्मॉल हो सकता है उतना स्मॉल लेना है। तो स्मॉल लेने के लिए कौन आती है, स्मॉल लेने के लिए लिमिट आती है। तो फिर इसके आगे हमें क्या लगाना पड़ता है, लिमिट भी लगाना पड़ता है, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, ये सब निकाल लो, है ना। तो फाइनली क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ए से लेके बी तक जो फंक्शन का इंटीग्रेशन बना एफ एक्स डी एक्स, ये कितना हो गया, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एच, एच पूरे एच सब में से ही कॉमन आ गया,
एच को क्या ले लो, सब में से ही कॉमन ले लो, एच को सब में से कॉमन ले लिया तो ये कितना हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस में एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस में एफ ऑफ ए प्लस 2h, ऐसे करते करते एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1h, ये हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, समझ रहे हो इस बात को, ये हो जाएगा। तो ये होता है इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम, ये क्या होता है इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम। ये बात समझ में आई कि नहीं आई यहाँ पे, पहले तो ये बताओ, आया ना, क्या ये बात समझे या नहीं समझे? ये तो कंसेप्ट हो गया तुम्हारा, लिमिट एज ए सम का ये फॉर्मूला हो गया। अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालना है तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो बी में से अगर ए को घटा दोगे तो बी में से अगर ए को घटाओगे तो कुल मिला के मतलब ये लंबाई पूछ रहा है, कितनी लंबाई है, ये कितने इंटरवल बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे करते करते एन इंटरवल्स बने, एन पार्टीशंस बने। एक की लेंथ कितनी है, एक की लेंथ एन है। अब एक की लेंथ अगर एन है तो सॉरी एक की लेंथ एच है और एन है ये, तो ये पूरी लेंथ कितनी है, एन एच है, एन एच। तो यहाँ पे जो बी माइनस ए लेंथ होगी ना वो एन एच होती है, ये भी हम यूज कर लेते हैं, बी माइनस ए क्या होता है तुम्हारा, एन एच होता है। अब उस पे बात चलते हैं। अब एक बात मेरे को बताओ वहां पे मैं क्या कह रहा था, अगर मैं वैसे समझूं, वैसे अगर मैं तुम्हें समझूं जैसे मैं पीछे इंटीग्रेशन तुम्हें समझा रहा था, तो एक तरीके से मेरा इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए भाई, तुमने फंक्शन की पहली वैल्यू रखी ए, हम तो इंटीग्रेशन को यही कह रहे थे कि वैल्यू रखते जाओ और जोड़ दो, वो भी इंटीग्रेशन ही होता है। तो फिर मैंने क्या रख दी, एफ ऑफ अगली वैल्यू ए से अगली वैल्यू रख दी, फिर एफ ऑफ और ए से अगली वैल्यू रख दी, यही तो कह रहे हो, यही तो कह रहे हो ना अमीरुन, वो अगला होगा, वो अगला होगा ए प्लस एन एच, बी की वैल्यू कितनी होगी, बी की वैल्यू होगी ए प्लस एन एच, अगली वैल्यू को हम बी बोलते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर h इनफाइनाइटली स्मॉल है, अगर h की वैल्यू इनफाइनाइटली स्मॉल है तो ये विड्थ तो एकदम नेग्लिजिबल है, विड्थ तो एकदम खत्म ही है, ये मान लो विड्थ तो एकदम एकदम स्मॉल है, मतलब सुई के बराबर है। अगर विड्थ एकदम खत्म है तो क्या ये सिर्फ फंक्शन वैल्यूज ही नहीं बचेगी सारी की सारी, बताओ। अगर विड्थ एकदम ही खत्म है तो हमारे पास सिर्फ लंबाई लंबाई तो बची, विड्थ तो एकदम कम हो गई। तो एक तरीके से हम ये नहीं समझ सकते, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट कौन काम कर रहा है, लिमिट का कंसेप्ट काम कर रहा है। एच जीरो नहीं है, एच यही बताना चाह रहा है कि एच बहुत छोटा है, जीरो के पास है, पर लिमिट का कंसेप्ट है, जीरो भी नहीं रख सकते। अगर बहुत छोटा है तो एक तरीके से देखो तो सिर्फ ये फंक्शन वैल्यूज ही कंट्रीब्यूट कर रही है, ये तो बहुत छोटी वैल्यू है, उससे अगली जो फंक्शन वैल्यू है वो ही कंट्रीब्यूट कर रही है, तो बहुत छोटी वैल्यू है। तो एक तरीके से अगर एच को तुम इग्नोर मारो तो क्या सिर्फ फंक्शन वैल्यूज का ही सम नहीं हो रहा है यहाँ पे, बताओ, सिर्फ और सिर्फ तुम फंक्शन वैल्यूज को ही तो जोड़ रहे हो, है ना। तो ये वाली चीज उस तरीके से इसके साथ रिलेट करती है जब हमारा क्या होता है, लिमिट का कंसेप्ट एच अप्रोचेस टू जीरो लगाते हो, तो वो जो बताते हैं वो भी ठीक बताते हैं, और ये एरिया अंडर द कर्व बताते हैं ये भी ठीक बताते हैं। इन दोनों में मैच कहां से आता है, जब हम ये एच अप्रोचेस टू जीरो का कंसेप्ट लगाते हैं, तो ये चीज फिर उससे रिजेंबल करने लग जाती है। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का फर्स्ट पार्ट है, इसका मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, कोई जरूरी नहीं है, अगर इस पे से क्वेश्चन आया भी तो वो इसमें से ही कुछ पूछेगा, क्योंकि इसका सवाल तो बहुत बड़ा होगा, बहुत ज्यादा लेंथी सवाल होगा, तो वो करने की जरूरत है नहीं। बाकी DSSS वाला कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकता है इसके अंदर से, क्योंकि कंसेप्चुअली आता है। अब ये वाला टॉपिक मैं रियल एनालिसिस में जब पढ़ाऊंगा तुम्हें वो रीमान इंटीग्रेशन, तो उसमें नहीं कराऊंगा, ये कम ही हो गया हमारा काम। तो बोलो अब ये चीज समझ आई कि नहीं आई, सबसे पहले सारा कंसेप्ट समझ आ गया। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, कैसे इंटीग्रेशन की वैल्यू निकलती है, कहां पे क्या होता है, वो सारी चीज मैंने अब तुम्हें समझा दी। मेरे को उम्मीद है कि मतलब समझ आ गया होगा। अब बात ये आती है, अब बात ये आती है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन को सोल्व कैसे करते हैं। अब बात ये आती है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन को सोल्व कैसे किया जाता है, ये बात आती है। तो देखो कैसे किया जाता है, कहता है कि ए से लेके बी तक अगर तुम फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हो, एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो ये इंटीग्रेशन सोल्व कैसे होगा तो कहता है कि जो ये एफ एक्स है ना, इसका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन तो तुम कर लो, जो एफ एक्स है इसका तुम क्या कर लो, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन तो कर लो। एफ एक्स का इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर लिया, कैपिटल एफ एक्स। तरीका क्या है, कहता है कि फिर इस पर लिमिट लगानी है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अपर लिमिट रख देंगे हम पहले फंक्शन के अंदर, तो एफ ऑफ बी बन जाएगा, माइनस में एफ ऑफ ए बन जाएगा। ये इसको कैलकुलेट करने का तरीका है, ये इसको क्या करने का तरीका है, कैलकुलेट करने का तरीका है। जैसे कि हम 1 से लेके 3 तक एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर रहे थे, तो वो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3, 1 से लेके 3 तक। तो यहाँ पे 1/3 तो बाहर आ जाएगा, 3 रखोगे तो हो जाएगा 27, 1 रखोगे तो हो जाएगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 26/3। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 26/3। तो इस तरीके से हम लिमिट को सोल्व करते हैं, पहले अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, ठीक है। बोलो अब ये तो हम फिर भी कर लेंगे, ये तो हम फिर भी कर लेंगे, पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो इंटीग्रेशन बाई पार्ट होता है ना, इंटीग्रेशन बाई पार्ट के अंदर मुझे क्या लगाना आना चाहिए, इंटीग्रेशन बाई पार्ट के अंदर मुझे लिमिट्स लगानी आनी चाहिए। इंटीग्रेशन बाई पार्ट की लिमिट सीख लेते हैं, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर तुम्हें इंटीग्रेशन बाई पार्ट करना है, ठीक है, तो जैसे कि मान लो तुम्हें एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। देखो दो तरीके हैं, मान लो तुमने ए से लेके बी तक, तुमने ए से लेके बी तक u इंटू में वी का क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। तो ये कैसे होगा, दो तरीके हैं इसको करने के। पहला तरीका तो कुछ बच्चे ऐसे कर लेते हैं, कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं, जो तुम्हें ठीक लगे वो कर सकते हो। एक तरीका तो ये होता है कि पहले पूरा का पूरा डेफिनेट इंटीग्रेशन सोल्व कर लो तुम, पहले पूरा का पूरा डेफिनेट इंटीग्रेशन, यानी कि पहले यू एज इट इज रखोगे, फिर वी का इंटीग्रेशन कर लोगे। एक तरीका तो सोल्व करने का ये है, माइनस में पहले वाले का डेरिवेटिव कर लोगे और दूसरे का इंटीग्रेशन कर लोगे।
इसको पूरा सिंप्लीफाई कर लो जैसे करते हो, और फिर लास्ट में क्या करो, जैसे ही पूरा डेफिनेट इंटीग्रेशन सोल्व हो जाए, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, फिर उसके अंदर एक बार तो अपर लिमिट रख दो और एक बार लोअर लिमिट रख दो। एक तरीका तो करने का ये है, और दूसरा तरीका तुम क्या कर सकते हो, साथ साथ लिमिट्स को अप्लाई कर करके थोड़ा थोड़ा काम कम कर सकते हो। तो कैसे करेंगे देखो, u एज इट इज रखोगे और v का इंटीग्रेशन कर देंगे इनडेफिनिट, u एज इट इज रखेंगे, v का इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कर देंगे, ये जो पूरी वैल्यू आएगी इस पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहीं लगा दो ताकि ये सिंप्लीफाई हो जाए यहीं पे। माइनस में डेफिनेट इंटीग्रेशन सोल्व करोगे a से लेके b तक, du ओवर dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx, ठीक है, इनटू में dx, du ओवर dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx, ये यहाँ पे भी इंटीग्रेशन इंडेफिनिट होगा, फिर ये वाला इंटीग्रेशन सोल्व करोगे और इस पे a और b लिमिट और लगा देंगे, ये तो हो ही चुका सोल्व। जैसे कि एक एग्जांपल से करते हैं दोनों तरीके से, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एक इंटीग्रेशन ले लिया 0 से 1 x e रेज़ टू द पावर x, मैं हमेशा इसी से समझाता हूँ। अब दो तरीके हैं इसको सोल्व करने के, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन x को मानना है, सेकंड फंक्शन e रेज़ टू द पावर x को, पहले ये वाला लगाते हैं फिर ये, मुझे तो पर्सनली ये वाला ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि चीजें कम होती जाती हैं, बाकी कुछ लोग ये भी यूज करते हैं, तो मैं दोनों बता देता हूँ। देखो x एज इट इज रखोगे, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, इस पे लिमिट लग जाएगी 0 से लेके 1, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 1, x का डेरिवेटिव कितना होगा, x का डेरिवेटिव 1 होगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x dx। अब ये तो लगा के खत्म करो, जब अपर लिमिट 1 रखोगे तो 1 इंटू में e की पावर 1 और माइनस में 0 हो जाएगा, माइनस में e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x हो जाएगा 0 से 1, फिर इस पे लिमिट लगा देंगे, तो ये तो कितना हो गया तुम्हारा e हो गया, माइनस में इस पे लगाओ अपर लिमिट, इस पे अपर लिमिट लगाओगे तो e की पावर 1 और लोअर लिमिट लगाओगे तो e पावर 0, ये बना, कुछ साइन तो गड़बड़ निकल दिया मैंने, ठीक किया है ना, सही है। तो ये कितना हो जाएगा, e माइनस ई और प्लस e की पावर 0 कितना होगा, 1 होगा, तो e से ही कट गया, आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो एक तरीका तो ये करने का है जिसमें मैंने क्या किया, नीचे वाला जिसमें मैंने लिमिट्स लगा दी, हाथ की हाथ, इस पे भी लगा दी और इस पे भी लगा दी। दूसरा तरीका देखो ऊपर वाला, वो कैसे करना है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम पूरा का पूरा पहले सोल्व करेंगे, भाई 0 से लेके 1 तक x e की पावर x को क्या करो, सोल्व करो, तो x एज इट इज हो जाएगा, e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू e की पावर x dx हो जाएगा, 0 से 1 लिमिट लग जाएगी, ठीक है, e की पावर x और e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, e की पावर x 0 से 1, ठीक है। अब क्या करो, e की पावर x इंटू में x माइनस 1 0 से 1, ये हो जाएगा, है ना। तो अब क्या करो, अपर लिमिट 1 रख दो, अपर लिमिट क्या रख दो, 1 रख दो, e की पावर 1 1 माइनस 1 हो जाएगा, और माइनस में अब लोअर लिमिट रख दो, e की पावर 0 इंटू में 0 माइनस 1, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये तो कितना हो गया, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 1 है और e की पावर 0 1 होगा, तो माइनस में माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा तुम्हारा, तो प्लस का 1 आंसर आ गया। समझ गए, बोलो क्या ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम बाई पार्ट यूज कर सकते हैं। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर ना प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज का ही सारा खेल है। डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज होती है, उन प्रॉपर्टीज का ही सारा खेल है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की मुझे प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, टिप्स पे याद होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन देखते हैं, और फिर हमारे पास क्या बच जाएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, बारी बारी से प्रॉपर्टी देखते हैं और साथ में उनके क्वेश्चंस करेंगे बारी बारी साथ साथ, ठीक है। देखो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, पहली प्रॉपर्टी कहती है ए से लेके बी तक तुम एफ एक्स का इंटीग्रेशन करो, ए से लेके बी तक तुम एफ जेड का इंटीग्रेशन करो, ए से लेके बी तक तुम एफ यू का इंटीग्रेशन करो, ए से लेके बी तक तुम एफ डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करो। कहने का मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है, कहने का मतलब ये है कि जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है वो वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि तुम 1 से लेके 3 तक तुमने एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया, या फिर तुमने 1 से लेके 3 तक वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया, 1 से लेके 3 तक तुमने जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया, ये सारे इंटीग्रेशन 26/3 ही आएंगे। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर वेरिएबल का फर्क नहीं पड़ता है, इनडेफिनेट में तो सवाल ही चेंज हो जाता है, ये तो कोई खास प्रॉपर्टी नहीं है। सेकंड प्रॉपर्टी देखो क्या कहती है, सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि बाई चांस मान लो तुम्हें लिमिट्स को इंटरचेंज करने का मन कर गया, ए से लेके बी तक फंक्शन का इंटीग्रेशन किया, और मान लो तुम चाह रहे हो कि वो लिमिट बी से ए बन जाए, ए से बी की जगह वो बी से ए बन जाए, ऐसा करना चाहते हो तुम, तो वो क्या कहता है कि सिंपली कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर इंटीग्रेशन को क्या कर दो, नेगेटिव कर दो, इंटीग्रेशन नेगेटिव हो जाएगा। कैसे हो रहा है ये चीज देखो, एलएचएस वाला देखो, ए से लेके बी तक तुम एफ एक्स का इंटीग्रेशन करोगे, तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, कैपिटल एफ एक्स, ए से लेके बी तक, ये हो जाएगा। अब इसके अंदर जब अपर लिमिट रखोगे तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बन जाएगा, है ना। इसके अंदर से माइनस कॉमन निकाल लो, जब इसके अंदर से माइनस कॉमन निकाल लोगे तो ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ ए माइनस का एफ ऑफ बी, ये बन जाएगा। और माइनस में ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, ये b से लेके a तक एफ एक्स का ही तो इंटीग्रेशन है, इसको ऐसे लिख लो पहले, एफ एक्स, इसमें अपर लिमिट लग रही है b और लोअर लिमिट लग रही है, सॉरी अपर लिमिट लग रही है a, लोअर लिमिट लग रही है b, तो ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा b से लेके a तक फंक्शन का इंटीग्रेशन है, ये तुम्हारा b से लेके a तक क्या है, फंक्शन का इंटीग्रेशन है, ये है ना। नेक्स्ट थर्ड, ये क्या कह रहा है, देखो इंटीग्रेशन को हम सम की तरह ट्रीट कर रहे हैं,
इंटीग्रेशन को हम क्या कर रहे हैं, सम की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो कहता है उस सम को तुम अगर पार्ट्स में भी कैलकुलेट कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर तुम आधा पार्ट ऐसे कर करके अगर सम करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी तुम कर सकते हो, समझ रहे हो। तो जैसे कि मान लो तुमने 1 से लेकर 10 तक फंक्शन का इंटीग्रेशन किया है, 1 से लेकर 10 तक तुमने क्या किया है, फंक्शन का इंटीग्रेशन किया है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 से तुम ऐसे कर सकते हो इसको पार्ट्स में, 1 से 3 तक का कर लो सम, फिर 3 से 5 तक का कर लो सम। तो इंटीग्रेशन जो है वो जो सम है वो पार्ट्स में भी किया जा सकता है, 2 में, 5 में, 10 में, जितने भी पार्ट्स में तुम्हें सम करना है वो तुम सम कर सकते हो। ये थर्ड प्रॉपर्टी है, कोई खास प्रॉपर्टीज नहीं है, ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टीज है। अगली प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो वो क्या कहती है, वो कहती है कि अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन सम में है, अगर दो फंक्शंस के सम पे डेफिनेट इंटीग्रेशन लगाया हुआ है या डिफरेंस पे लगाया हुआ है, तो वो इंटीग्रेशन सेपरेटली हो सकता है। तुम प्लस वाला है तो उसको ब्रेक कर दो, माइनस वाला है तो तुम उसको ब्रेक कर दो, समझ रहे हो। प्लस वाला है तो प्लस कर दो, माइनस वाला है तो माइनस कर दो, ऐसे कर सकते हो, मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन टूट जाएगा। पर अब ये प्रॉपर्टी तुम्हें वैसे तो बहुत आसान लग रही होगी, पर इस प्रॉपर्टी को पीछे से समझना है तुम्हें, इधर से कह रहा है कि जब दोनों इंटीग्रेशन की लिमिट सेम होती है तो हम इंटीग्रेशन को कंबाइंड कर सकते हैं। इसको ऐसे समझना है तुम्हें, जब हम हमारे पास दोनों इंटीग्रेशन की लिमिट सेम होती है तो हम हमारी लिमिट्स को क्या कर सकते हैं, कंबाइंड कर सकते हैं। इधर से नहीं उधर से समझो, समझ आई बात। कमेंट को क्या हो गया यार, कमेंट नहीं आ रहे हैं तुम्हारे मेरे पास, पता नहीं क्या चक्कर, पता नहीं क्लास भी लाइव है कि नहीं है, कई बार हो जाता है ऐसा। एक सेकंड में क्लास चेक करता हूँ, मेरे पास कमेंट्स नहीं आ रहे। हाँ क्लास तो चल रही है, हाँ क्लास तो चल रही है, चलो कमेंट आएंगे जब मैं बता दूंगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, इसको हम पीछे से कर सकते हैं। मान लो अगर दो फंक्शंस दिए हुए हैं जिनकी लिमिट सेम है तो उनको कंबाइंड भी किया जा सकता है, 1 से लेकर 3 तक साइन एक्स डी एक्स। तो अगर दोनों का सम कर लोगे तो कंबाइंड भी की जा सकती है लिमिट एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स डी एक्स, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, उल्टा समझना इसको। अब ये तो बेसिक प्रॉपर्टी, अब जो पहली सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है वो आती है ये प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4। और इसके साथ साथ हम क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे करने हैं। आज 1 घंटे की क्लास रखेंगे, ठीक है, आज 1 घंटे की रखेंगे। देखो तो पहले ये प्रॉपर्टी बनी कहाँ से, मैं पहले एक्चुअल प्रॉपर्टी बताता हूँ तुम्हें क्या है, फिर ये स्पेशल केस है एक तरीके से। जो प्रॉपर्टी 4 होती है तुम्हारे पास वो क्या कहती है, और पता है वो लगभग 95% क्वेश्चन में यही प्रॉपर्टी यूज होगी। 95% क्वेश्चन देखोगे तो उसमें यही प्रॉपर्टी यूज करनी है। क्या कहता है कि अगर ए से लेके बी तक अगर तुम फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो तुम ये इंटीग्रेशन ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, ए से लेके बी तक एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ऐसे भी कर सकते हो, है ना। तो भी इंटीग्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहो तो इसको प्रूव भी कर सकते हो, एकदम सिंपल सा प्रूफ है इसका, एकदम सिंपल सा इसका क्या है, प्रूफ है। देखो कैसे करोगे, ये जो अंदर वाला आरएचएस के अंदर है ना, इस पूरे को पुट कर लो, इस पूरे को क्या कर लो, पुट कर लो, ए प्लस बी माइनस एक्स को यू पुट कर लो आरएचएस के अंदर, ठीक है। डेरिवेटिव करो, ए प्लस बी का 0 माइनस डी एक्स का कितना हो जाएगा, माइनस माइनस डी एक्स हो जाएगा डी यू, यानी कि डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का डी यू हो जाएगी, है ना। अगर तुम लोअर लिमिट ए पुट करोगे, अगर यहाँ पे ए पुट करोगे तो क्या बनेगा, वैन एक्स इज इक्वल टू ए, लिमिट चेंज करनी पड़ेगी ना, वैन एक्स इज इक्वल टू ए। जब x की वैल्यू यहाँ पे a रखोगे तो u कितना आएगा, a प्लस बी माइनस ए से कट जाएगा, u की वैल्यू b आ जाएगी, यानी कि लोअर लिमिट तो बन गई b। और जब तुम x की वैल्यू b रखोगे, अपर लिमिट रखोगे, तो u कितना आएगा, a प्लस बी माइनस बी, ये कितना आ जाएगा, a आ जाएगा, ये हो जाएगा। ये क्या बन गया, देखो अंदर वाले पूरे के पूरे को हमने u रख दिया, और dx की वैल्यू कितनी है, माइनस डी यू, तो माइनस का डी यू, है ना। अब हमें a से b तक लिमिट चाहिए, तो लिमिट्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, लिमिट्स को इंटरचेंज कर दोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, हो जाएगा a से लेके b तक f ऑफ u डी यू। और पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, वेरिएबल कुछ भी हो उससे डेफिनेट इंटीग्रेशन को फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल चाहे कुछ भी हो डेफिनेट इंटीग्रेशन को फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए से लेके बी तक एफ एक्स डी एक्स भी लिख सकते हैं, उससे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। तो चाहे से ये वाला इंटीग्रेशन कैलकुलेट करो या ये वाला इंटीग्रेशन कैलकुलेट करो, दोनों बातें सेम आएंगी, ठीक है। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। अब इसका स्पेशल केस क्या है, इसका स्पेशल केस है ये, कहता है अगर लोअर लिमिट 0 है, मान लो अगर लोअर लिमिट 0 है तो फिर ये a प्लस बी तो क्या बन जाएगा, जब a प्लस बी करोगे तो फिर a ही आएगा, 0 से a एफ एक्स डी एक्स क्या आएगा, 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स आएगा, यही आएगा, समझ रहे हो। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखो क्या है, ये क्वेश्चन तो मशहूर सवाल है, ठीक है। इस क्वेश्चन को पहचानना कैसे है, देखो इस क्वेश्चन को ऐसे पहचानना है कि अगर तुम्हें दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गिवन है, तुम्हें क्या गिवन है, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गिवन है, ध्यान से सुनना, ये स्पेशल टाइप है, इसकी मैं डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा तुम्हें, एक क्वेश्चन पूरा कराऊंगा फिर डायरेक्ट ट्रिक बता दूंगा। अगर तुम्हें दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए हो ऐसे जो आपस में चेंज होते हैं, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऐसे दे रखे हो जो आपस में क्या होते हैं, चेंज होते हैं, जैसे कि tan कोट में चेंज होता है, कोट tan में चेंज होता है, उनकी कितनी भी पावर है, 7, 2, 1/3 रूट, जो भी पावर है, पावर से फर्क नहीं पड़ता, पर सबकी सेम पावर होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे सबकी सेम पावर है 7, समझ रहे हो। दूसरा जो लिमिट्स का सम है वो π/2 होना चाहिए,
जो लिमिट्स का समय वो क्या होना चाहिए, π/2। जैसे मान लो 0 से π/2 है, अगर यहाँ पे π/6 से π/3 लिख दे, यानी कि 30 + 60 लिख दे, वो भी 90 होगा। तो फिर कहता है कि फिर ये एक स्पेशल टाइप बन गई, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन होगा कैसे, वो क्या कहता है देखो, कहता है कि पहले इसको आई मान लो भाई, अभी तो ये सोल्वेबल नहीं है, अभी तो मैं इसको सोल्व नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, अभी तो सोल्व हो नहीं सकता। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाली प्रॉपर्टी लगा के देखता हूँ। ये वाली प्रॉपर्टी लगाने का क्या मतलब है कि 0 से a तक क्या है, 0 से a क्या बन रहा है, 0 से π/2। तो जहां जहां x दिया हुआ है वहां वहां मैं क्या लिख दूंगा, π/2 माइनस x लिख दूंगा, वहां वहां मैं क्या लिख दूंगा, 90 माइनस x लिख दूंगा। तो अगर मैं 90 माइनस x लिख दूंगा हर जगह पे, तो tan तो कोट में कन्वर्ट हो जाएगा, कोट tan में कन्वर्ट हो जाएगा, और tan कोट में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं करके दिखा देता हूं एक बार। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0 से a f ऑफ a माइनस x, जहां पे भी फंक्शन में x दिख रहा है वहां पे a माइनस x रखना है। a माइनस x रखने का मतलब π/2 माइनस x अपॉन में कोट की पावर 7 π/2 माइनस x, और प्लस में tan की पावर 7 π/2 माइनस x। ये है, ठीक है, ये है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो अलाइड एंगल कंसेप्ट है वो यूज कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 0 से π/2, tan कन्वर्ट हो जाएगा कोट के अंदर, तो कोट 7x बन जाएगा, कोट कन्वर्ट हो जाएगा tan के अंदर, ये हो जाएगा tan की पावर 7x, प्लस में ये हो जाएगा कोट की पावर 7x dx, ये हो जाएगा। अभी भी ये इंटीग्रेशन सोल्व तो नहीं हो सकता भाई, प्रॉपर्टी लगा के तुमने इसको ये बना लिया, अभी भी ये सोल्व तो नहीं हो सकता, पर ये सोल्व नहीं हो सकता। पर इन दोनों इंटीग्रेशन को ध्यान से देखो, इन दोनों इंटीग्रेशन की लिमिट सेम है, 0 से π/2, 0 से π/2। इन दोनों इंटीग्रेशन को तुम ऐड जरूर कर सकते हो। अगर फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में जोड़ दो तो i प्लस आई कितना बन जाएगा, 2i। तो 0 से π/2, 0 से π/2 है तो कंबाइंड कर देंगे 0 से π/2। देखो और दोनों का एलसीएम सेम है, कोट की पावर 7x प्लस tan की पावर 7x, tan की पावर 7x प्लस कोट की पावर 7x, ऊपर वाला जुड़ जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, tan की पावर 7x प्लस कोट की पावर 7x, और अपॉन में कोट की पावर 7x प्लस tan की पावर 7x जो भी है। तो ये तो पूरा का पूरा कैंसिल आउट कर जाएगा। तो 2i कितना बन गया तुम्हारा, 0 से π/2, यहाँ कितना आ गया, खाली dx आ गया, 1 आ गया, है ना। तो इंटीग्रेशन इसका 1 का कितना करोगे, 1 का इंटीग्रेशन आएगा x, 0 से π/2 हो जाएगा। अपर लिमिट रखी π/2, लोअर लिमिट रखी 0, ठीक है। 2i कितना आ गया, 2i आ गया π/2, i की वैल्यू निकालनी थी मेरे को, तो i की वैल्यू कितनी आ गई, π/4 आ गई। तो ये इसका आंसर आ गया। इस तरीके से ही होंगे सवाल। अब इसका आंसर तुम्हें लिखना क्या है, तुम्हें ये सारा काम नहीं करके देखना। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो इसका आंसर तुम लिखोगे b माइनस a/2, डायरेक्ट b माइनस a/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन में 2। तो अपर लिमिट कितनी है, π/2, लोअर लिमिट 0 है, और उसको 2 से डिवाइड करोगे तो π/4 ही आएगा। समझ आ रही है बात, कितना आएगा, π/4 ही आएगा। हाँ अब आ रहे हैं कमेंट, अब आ गए कमेंट, बोलो समझ में आया ये सवाल, अब कमेंट आ रहे हैं। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया बताओ, क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को। अब देखो, ठीक है। अब इसी के अंदर एक सवाल ये भी बनता है, क्या इस सवाल को समझ पा रहे हो, इसके अंदर ये प्रॉपर्टी कैसे यूज होगी, क्या इस क्वेश्चन के अंदर समझ पा रहे हो ये प्रॉपर्टी कैसे यूज होगी। देखो अगर मैं इसके अंदर ये प्रॉपर्टी यूज करूँ, इसका आंसर भी यही बनेगा, p माइनस a/2 बनेगा। क्योंकि ऐसा क्यों बनेगा, देखो जब तुम प्रॉपर्टी लगाओगे तो √4 माइनस एक्स तो √x बन जाएगा, और √x क्या बन जाएगा, √4 माइनस एक्स बन जाएगा। समझ रहे हो, अगर इसके अंदर तुम प्रॉपर्टी लगा देते हो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान के, तो प्रॉपर्टी क्या बनेगी, a प्लस b माइनस एक्स, 1 + 3 माइनस एक्स रखना है, यानी कि 4 माइनस एक्स रखना है। जहां पे भी तुम्हारा x दिखे वहां क्या रख दो, 4 माइनस एक्स। फिर रूट में कितना बन जाएगा, ये x बन जाएगा, अपॉन रूट में 4 माइनस एक्स बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, √x dx बन जाएगा। ये इक्वेशन आ जाएगी सेकंड। अगर अब हम दोनों इक्वेशंस को जोड़ देंगे तो कट नहीं जाएंगे, बोलो। अगर दोनों इक्वेशंस को जोड़ दोगे तो ये कैंसिल कर जाएंगे, ऊपर वाला रख दो 3, नीचे वाला रख दो 1, और अपॉन में 2, डायरेक्ट आंसर लिख दो 1 आएगा। ठीक है, जहां पे भी ये इस तरीके का सवाल दिखे उसका आंसर b माइनस a/2 ही आएगा। ठीक है, करने की जरूरत नहीं है, और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, तुम्हें मिल जाएगा काफी जगह आया हुआ। ठीक है, और देखते हैं। तो ये हो गई तुम्हारी फोर्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ मैंने बता दी। अब सिक्स्थ प्रॉपर्टी देखो, सिक्स्थ प्रॉपर्टी बड़ी आसान प्रॉपर्टी है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है, बड़ी इजी प्रॉपर्टी है, ये 2 पार्ट्स में डिफाइन होती है। ये प्रॉपर्टी पे तुम्हारा ध्यान कब जाना चाहिए, ये प्रॉपर्टी पे, चलो ऐसे लिख रहा है, तो ये प्रॉपर्टी पे तुम्हारा ध्यान जब जाना चाहिए जब लिमिट -a से a तक हो। -a से a तक अगर लिमिट है तो तुम्हें ध्यान क्या देना है, तुम्हें देखना है f(x) के बारे में। अगर फंक्शन तुम्हारा ओड है, अब ओड इवन फंक्शन मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाए हुए हैं तुम्हें, रिलेशन फंक्शन के अंदर ओड इवन फंक्शन बहुत डिटेल में बताए थे। ओड फंक्शन क्या होता है, जिसमें f(-x -fx) हो, और इवन फंक्शन क्या होता है जिसमें f(-x) प्लस का fx हो। ये बात है, कहते हैं अगर fx ओड फंक्शन है तो फिर इंटीग्रेशन सोल्व मत करो, वो 0 होगा। ठीक है, वो करने की जरूरत नहीं है। और अगर fx इवन है बाई चांस तो फिर वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस 0 से a बन जाएगा, है ना, ट्वाइस ऑफ 0 से a fx dx बन जाएगा। ये हो जाएगा। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन, ये फंक्शन मैंने तुम्हें वो रिलेशन फंक्शन के टाइम पे भी बताया था। ये अब -a से a लिमिट बन रही है। अच्छा, अगर कुछ ना हो तो ऐसा भी तो हो सकता है कि फंक्शन ना तो इवन है ना ओड है, ऐसा भी हो सकता है। अगर इवन और ओड नहीं हुआ तो सीधा इंटीग्रेशन करना है, अपर लिमिट रखना है, नीचे लोअर लिमिट रखना है। ठीक है बता तो रहा हूं पिछले क्वेश्चन को कैसे आइडेंटिफाई करना है, जब एक फंक्शन दूसरे में कन्वर्ट हो सके। देखो 4 - x रूट था, वो √x में कन्वर्ट हो गया, और जो √x था वो √4 - x में हो गया, √4 - x √x में हो गया। ये सारे आपस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तब लगाना है। तो अब ये फंक्शन बताओ मुझे, ये क्या है, इवन फंक्शन है कि ओड फंक्शन है, बताओ ये फंक्शन क्या है, ये इवन है या ओड है, बोलो।
चेक करो, जब भी लिमिट माइनस ए से ए तक की दिखे तो फंक्शन को क्या चेक करना है कि वो इवन है कि ओड है। देखो ये फंक्शन क्या है, अगर तुम फंक्शन के अंदर एफ एक्स क्या दिया हुआ है, log ऑफ 2 माइनस एक्स अपॉन में 2 प्लस एक्स, ये मैंने बताया था ये खास फंक्शन है ना। तो ये कितना हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा, तो log ऑफ 2 प्लस एक्स बन जाएगा और ये 2 माइनस एक्स बन जाएगा, है ना, अगर एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे। और ये क्या हो जाएगा, log ऑफ 2 माइनस एक्स अपॉन में 2 प्लस एक्स की पावर -1। ये पावर, इसको अंदर क्या लिख सकते हैं, अंदर वाले को हम क्या लिख सकते हैं, इसे पावर -1 लिख सकते हैं। और log की प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये आगे आ जाएगा, तो क्या बन गया, माइनस का log ऑफ 2 माइनस एक्स अपॉन में 2 प्लस एक्स, ये आ गया। तो माइनस का एफ एक्स आ गया कि नहीं आ गया, अगर ये माइनस का एफ एक्स आ गया तो ये ओड है, तो इसका इंटीग्रेशन तुम्हें डायरेक्टली 0 लिखना है। ठीक है, क्लियर। ये वाला फंक्शन बताओ इवन है या ओड है। -99 से +99 तक लिमिट बन रही है, ये अंदर वाला जो फंक्शन है ये इवन है या ओड है, ये बताओ। ये फंक्शन इवन है या ओड है। ओड है, सारी पावर्स ओड है, एक्स की पावर 99 भी ओड है, 49 भी ओड है, 19 भी ओड है, सारी ओड है, तो ये 0 हो जाएगा, तो सोल्व नहीं करना है। ठीक है, ये वाला बताओ, ये इवन है कि ओड है, ये वाला इवन ओड है, ये फंक्शन इवन है कि ओड है, ये बताओ। ई की पावर मोड एक्स, ई रेज टू द पावर मोड एक्स, ये फंक्शन तुम्हारा इवन है, क्योंकि मोड के ऊपर माइनस का फर्क नहीं पड़ता, तो ये ब्रेक हो जाएगा। फिर इसको हम ब्रेक कर लेंगे कैसे, ट्वाइस ऑफ 0 से 1 ई की पावर मोड एक्स डी एक्स, कैसे ब्रेक हो जाएगा। अब जब 0 से लेके x है, 0 से लेके 1 तक अगर x की वैल्यू है, x की वैल्यू अगर 0 से 1 तक है यानी कि पॉजिटिव है, अगर x की वैल्यू 0 से 1 तक है यानी कि पॉजिटिव है ना। अगर पॉजिटिव है तो मोड का तो कोई मतलब रहा नहीं फिर, अगर 0 से लेके 1 तक x की वैल्यू है तो मोड का तो कोई मतलब रहा नहीं फिर। अगर मोड का कोई मतलब नहीं रहा तो फिर मोड लगाने का मतलब भी क्या है, क्योंकि 0 से 1 तक तो जो मोड x है वो तुम्हारा x ही होगा, तो इसको e की पावर x ही लिख सकते हैं, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x हो जाएगा 0 से 1, अपर लिमिट रख दोगे तो e की पावर 1 e, लोअर लिमिट रख दोगे तो e की पावर 0 1, ये आंसर हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी इजी रहेगी, ये तुम लगा लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दो प्रॉपर्टी और बचती हैं जो कोई खास प्रॉपर्टी तो है नहीं, एक तो ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी कहां काम आएगी, ये प्रॉपर्टी वहां काम आएगी जहां पे तुम्हें लिमिट को हाफ बनाना हो, लिमिट को आधा करना हो। जैसे मान लो 0 से पाई तक की लिमिट है, 0 से पाई तक की लिमिट है, तुम्हें उसको 0 से पाई बाई 2 बनाना है ना, तुम्हें उसको क्या बनाना है, 0 से पाई बाई 2 बनाना है, तब ये प्रॉपर्टी यूज होगी। पर उसकी क्या शर्त है, वो कहता है कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स निकाल के देखो, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स निकाल के देखो, मैं अभी लगाना सिखाऊंगा। अगर वो माइनस एफ एक्स के बराबर आ रहा है, अगर वो माइनस एफ एक्स के बराबर आ रहा है तो इंटीग्रेशन 0 ही होगा, जैसे ओड फंक्शन का होता है। ये ओड नहीं है, ये अलग ही प्रॉपर्टी है। एफ ऑफ 2a माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स के बराबर आया तो इंटीग्रेशन 0 होगा। जैसे कि मान लो मैं तुमको बोलूं 0 से पाई तक कोस एक्स का इंटीग्रेशन करो, अब ये जो वैल्यू है ये 2a है, 2a की वैल्यू पाई है ना, इसको 2a मान के चलना, इसको आधा करना चाह रहा हूं, इसको मैं हाफ करना चाह रहा हूं, तो ये 2a है। तो जरा कोस ऑफ 2a माइनस एक्स निकाल के देखो क्या आएगा, कोस ऑफ 2a माइनस एक्स क्या आएगा, कोस ऑफ 2 मतलब 2a की वैल्यू कितनी है, पाई है, तो पाई माइनस एक्स, 2a की वैल्यू कितनी है, पाई, तो पाई माइनस एक्स, कोस पाई माइनस एक्स कितना होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव है तो पाई होगा तो चेंज नहीं होगा, माइनस का कोस एक्स बन जाएगा, कितना बन जाएगा, माइनस का कोस एक्स बन जाएगा। तो यानी कि एफ ऑफ ए माइनस 2a माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का एफ एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा, आया ना। एक सेकेंड, हेलो, हाँ बढ़िया है सर, मेरी क्लास चल रही है, मैं क्लास के बाद करता हूँ ना, ठीक है, क्लास में हूँ, ठीक है, ओके ओके, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का एफ एक्स हो गया, कोस ऑफ 2a माइनस एक्स जब निकाला तो माइनस एफ एक्स के बराबर आया, तो ये इंटीग्रेशन तुम डायरेक्टली 0 लिख सकते हो, वैसे तो ये इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हो, 2x लिख सकते हो। नहीं समझ में आया, मैं क्या कह रहा हूँ, ये 2a की वैल्यू है, अगर तुम f ऑफ 2a माइनस एक्स निकालोगे तो कितना आएगा, f ऑफ 2a माइनस एक्स, ये कंफ्यूज कर गया होगा तुम्हें शायद ये बात, यहाँ cos ऑफ 2a माइनस एक्स लिख दिया मैंने, f ऑफ 2a माइनस एक्स क्या निकलेगा, 2a की वैल्यू कितनी है, पाई है और x है, तो यहाँ पे 2a माइनस एक्स कितना निकलेगा, पाई माइनस एक्स, है ना, कितना होगा, पाई माइनस एक्स। तो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स निकालना है, नहीं नहीं 2 पाई नहीं निकालना, 2 पाई नहीं होगा, मैं इसको 2 पाई की वैल्यू 2a की वैल्यू बोलोगे, देखो ये 2a माना जाएगा पूरा, जो अपर लिमिट है इसको 2a मानना है, तो ये इंटीग्रेशन फिर 0 बनेगा। चाहो तो तुम इसको डायरेक्टली भी करके देख सकते हो, कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई, साइन पाई भी 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है, तो 0 यार है। अब दूसरे वाली प्रॉपर्टी लगा के देखो, 0 से पाई साइन एक्स, 0 से पाई साइन एक्स डीएक्स, मान लो ये है, ये प्रॉपर्टी लगानी है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है एक बार करके देख लो ताकि तुम्हारे मन को शांति हो जाए। कोस साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एक्स, अपर लिमिट लगाओ तो कोस पाई कितना होगा, कोस पाई होगा -1 और कोस 0 कितना होगा, वो भी 1 ही होगा, है ना। तो ये कितनी आई है लिमिट, 2 आई, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके 2 आ रही है। जरा ये लगा के देखते हैं हम, ठीक है। अगर मैं एफ एक्स को साइन एक्स बोल रहा हूं तो मेरे को बताओ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स क्या बनेगा तुम्हारा, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, इसको 2a बोल रहे हो तुम, तो ये बनेगा एफ ऑफ पाई माइनस एक्स,
यानी कि साइन पाई माइनस एक्स बनेगा। क्या बनेगा? साइन पाई माइनस एक्स। और साइन पाई माइनस एक्स कितना होता है? साइन एक्स ही होता है, यानी कि एफ एक्स के इक्वल आ रहा है। एफ ऑफ 2a माइनस एक्स किसके इक्वल आ रहा है? एफ एक्स के इक्वल आ रहा है। यानी मैं यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, ये प्रॉपर्टी लग जाएगी ऊपर वाली। तो लिमिट को कर दो आधा और इंटीग्रेशन को कर दो डबल, 0 से पाई बाई 2 cos x dx हो जाएगा, सॉरी साइन एक्स dx, साइन एक्स है। तो लिमिट को हाफ कर दिया और लिमिट लग गई, है ना। अब आगे करके देख लो, दो आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस का कोस एक्स, 0 से पाई बाई 2 माइनस का 2, कोस पाई बाई 2 रखोगे तो 0 हो जाएगा, और कोस 0 रखोगे तो -1 हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? क्लियर हो गई ये बात? ये हो गई प्रॉपर्टी नंबर 8। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी ऐसी भी है जो अनकंडीशनली तुम्हारी लिमिट चेंज करा देती है। एक प्रॉपर्टी ऐसी है जिसमें कोई शर्त नहीं है, और मान लो तुम्हें लिमिट को आधा करना ही है। एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो लिमिट को आधा कर देगी बिना किसी कंडीशन के साथ। अगर 0 से 2a तक इंटीग्रेशन है तो वो बिना किसी कंडीशन के साथ 0 से a कर देगी, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता है अगर 0 से 2a तक एक फंक्शन दिया हो और तुम्हें लिमिट को आधा करना है मान लो, तो कोई समस्या ही नहीं है, तुम आराम से करो। ठीक है, तो 0 से a हो जाएगा। तो वही सवाल नहीं करना ना मिरुन, अभी अभी इतना ही दिमाग हुआ है डेवलप। यूं कह रही है मिरुन, ये कह रही है कि फिर तो डायरेक्ट ही जल्दी हो जाएगा सर। अरे तो इस सवाल के लिए थोड़ी ना कह रहा हूँ ये करना है, ये तो मैंने प्रॉपर्टी समझाई है, इसी सवाल में थोड़ी ना करेंगे, आगे जरूरत पड़ेगी जब करेंगे। हद है। तो वो क्या कहता है कि 0 से 2a तक लिमिट दी और तुम्हें a बनानी है मान लो बाई चांस, तो कहता है कोई दिक्कत नहीं है, 0 से a तक एफ एक्स dx करो, पर एक फंक्शन और जोड़ना पड़ेगा उसके अंदर तुम्हें, क्या? एफ ऑफ 2a माइनस एक्स और घसीटना पड़ेगा साथ साथ, फिर ये लिमिट आधी हो जाएगी, कोई समस्या नहीं है। फिर तुम इस लिमिट को हाफ करो, मस्त हो गए। जैसे मान लो 0 से पाई तक साइन एक्स दिया हुआ है, तुम्हें बिना किसी शर्त के, बिना चेक किए तुम्हें इसको आधा करना है, तो कहता है कोई दिक्कत ही नहीं है, कर दो 0 से पाई बाई 2 कर दो, कोई समस्या नहीं है। साइन एक्स के साथ साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स और घसीटना पड़ेगा। साइन एक्स के साथ क्या घसीटना पड़ेगा? साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, यानी कि पाई माइनस एक्स। ये चीज और ले चलो बस, ये चीज और ले चलोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं, लिमिट को हाफ कर लो, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। साइन 180 माइनस थीटा भी कितना होगा? साइन थीटा होगा, तो साइन एक्स प्लस साइन एक्स 2 साइन एक्स हो जाएगा dx। 2 बाहर आ जाएगा, 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स dx बन जाएगा। ठीक है, अब ये तो हमने पीछे किया ही था, ये तो 2 ही आया था। क्लियर हुई कि नहीं हुई बात? बोलो। समझ गए? तो ये सारी की सारी डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज थी, हो जाएगी। एक इसके अंदर इंपॉर्टेंट सवाल आता है, ये मॉडुलस वाला। मॉडुलस को ब्रेक करना मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है, बहुत ही अच्छे से, मेरे को नहीं लगता है कराने की जरूरत है, फिर भी मैं एक सवाल करा देता हूँ। फिर भी एक सवाल कर लेते हैं। जैसे कि देखो, अगर तुम्हें मॉडुलस के अंदर कोई फंक्शन दिया हुआ है, एक बार करा देता हूं मैं, तो क्या करो, उसके फैक्टर बना दो। इसके फैक्टर बन जाएंगे x+3 और x-1, यही बनेंगे इसके फैक्टर। x+3 और x-1, प्रोडक्ट चाहिए -1, सम चाहिए 2। तो जब भी तुम्हें मॉडुलस के अंदर कुछ भी दिया उसको फैक्टराइज कर लो, और देखो वो जीरो कहां बन रहे हैं। ये वाला जीरो कहां बन रहा है? -1 -3 पे। ये वाला जीरो बन रहा है -3 पे, और ये वाला कहां बन रहा है? 1 पे। अब देखो ये दोनों जीरो क्या लिमिट में जा रही है? इस लिमिट में कौन सी जीरो जा रही है? लिमिट के अंदर 1 जा रही है, लिमिट के अंदर -3 नहीं जा रही, लिमिट के अंदर 1 जा रही है। तो ये इंटीग्रेशन 1 पे ब्रेक होगा, यानी कि ये 0 से 1 तक अलग दिखेगा और 1 से 2 तक अलग दिखेगा। और अगर मान लो बाई चांस मैं इस लिमिट को -4 लिख देता यहाँ पे, -4 से 2, तो फिर तुम्हारी क्या हो जाती? -3 भी इसके अंदर चली जाती। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये ब्रेक हो जाएगा फिर -4 से -3 तक, -3 से 1 तक, फिर -3 से 1 आएगा ना आगे, फिर 1 से लेके 2 तक, ऐसे 3 पार्ट में टूट जाता है, -3 से 1 तक और 1 से लेके 2 तक। अब उसके अंदर आएगा क्या? फंक्शन लिखना क्या है? तो तुम्हें मॉडुलस का साइन चेक करना है बस। तो -4 से -3 के बीच में ये दोनों फंक्शन देखो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। -4 से -3 के बीच में मान लो -3.5 ले लिया, -3.5 पे ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो फंक्शन को चेंज करने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव बनाने की जरूरत नहीं है। तो जो फंक्शन था वो ऐसे कैसे आ जाएगा यहाँ पे? x² + 2x - 3 dx आ जाएगा, ये हो जाएगा। फिर क्या करो, -3 से लेके 1 तक कोई भी नंबर लेके रखो, जैसे हम पहले करते थे, साइन देखते थे। तो जैसे कि 0 रख लिया, तो अगर 0 रखा, ये x+3 और ये x-1, 0 रखा तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, 0 रखा तो ये वाला तो पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो ये ओवरऑल नेगेटिव है, तो यानी कि फंक्शन को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर माइनस में x² + 2x - 3 dx। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 के बीच में कोई भी एक नंबर रख लो, 1.5, तो उस पर ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, है ना। और दोनों पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा, तो x² + 2x - 3 बन जाएगा। अब इनका बारी बारी इंटीग्रेशन करके हम क्या कर लेंगे? सोल्व कर लेंगे। क्या ये चीज अच्छे से समझ में आ गई कि नहीं आ गई बताओ? तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं हम ना, आज छुट्टी रखते हैं, थोड़ी क्लास, सैटरडे है, थोड़ा वीकेंड है, तुम एंजॉय करो। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके और इसको फिनिश कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और इसको फिनिश कर लेंगे। बहुत है, बोलो काफी है इतना? ठीक है, सेटिस्फाइड हो? अगर सेटिस्फाइड हो तो ठीक है, नहीं तो बताओ, बोलो। ये सारा डेफिनेट इंटीग्रेशन था। और जो तुम्हारा क्या बोलते हैं, एरिया अंडर द कर्व है, एरिया अंडर द कर्व मैं तुम्हें अभी नहीं कराऊंगा, एरिया अंडर द कर्व मैं तुम्हें कराऊंगा कोनिक सेक्शन के बाद, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व के अंदर हमें कर्व बनाने आने चाहिए, जिसमें सबसे भारी समस्या रहती है, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये सब बनाने आने चाहिए। तो एरिया अंडर द कर्व मैं अभी तुम्हें नहीं कराऊंगा, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व मैं कराऊंगा तुम्हें कोनिक सेक्शन के बाद, छोटा सा टॉपिक है।
अंकिता ये मेरे हाथ में नहीं है, सॉरी, है ना, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता यार, मेरा कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। ठीक है, चलो तो धन्यवाद, बाय, गुड नाइट, बाय, सी यू।